क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। तो पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें वो ट्राईपार्टेट या ट्राईलेमिलर दिखाई पड़ती है। प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की हमें लेयर दिखाई पड़ती है। यह भी देखा था हमने कि लिपिड वास्तव में एक बाइलेयर के रूप में होता है और सबसे मेन लिपिड जो मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। याद है कि नहीं याद? ठीक है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर हमको क्या दिखाई पड़ता है? हमें इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल प्रोटीन दिखाई पड़ता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमको जो है वो लिपिड बाइलेयर दिखाई पड़ती है। ठीक है ना? तो बेसिक फंडामेंटल्स को देखा था हमने और हमने सेल के एक डेफिनेशन के ऊपर बात किया था हमने, और हमने जो है सेल की कई सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था यहां पे के। ये भी देखा था हमने कि व्हाई मेम्ब्रेन्स आर एसेंशियल, क्यों मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें हम। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा। इसलिए इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि इसका एक बड़ा भाग जो है वो आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कवर होता है। ठीक है ना? तो वो जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला हिस्सा है ना, उसका कुछ जो है हिस्सा, कुछ मेजर पार्ट उसका हम यहीं पर कवर करेंगे। ठीक है ना? आपको ऐसा लग सकता है कि साइटोलॉजी काफी लंबा चल रहा है, परंतु मैं क्लियर कर दूं आपको, बहुत सारे चैप्टर के जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पे आपको दो सेल दिखाई पड़ रही है, आसपास में है, बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर दिखाई पड़ रही है प्रोटीन की। हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर प्रोटीन की है, फिर ट्रांसपेरेंट लेयर लिपिड की है और फिर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर प्रोटीन की। ठीक है? तो वास्तव में प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन इस प्रकार का अरेंजमेंट हमको दिखाई पड़ा। ठीक है ना? हालांकि जो प्रोटीन की लेयर होती है वो कंटीन्यूअस लेयर नहीं होती है, लिपिड की लेयर एक कंटीन्यूअस लेयर होती है। आगे बात करते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है? हमने क्या देखा था? हमने एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी देखा था, यहां पे एक इमेज को भी हमने समझा था। कि याद रखिएगा बेटा, ये जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया गया है ये वास्तव में सेल मेम्ब्रेन का सबसे अधिक एक्सेप्टेड मॉडल है। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ये सबसे अधिक एक्सेप्टेड मॉडल है। इसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं इसको हम। ठीक है बेटा? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। पढ़ेंगे बेटा आगे इसको अभी। ठीक है ना? अभी आगे हम बात करेंगे। प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है? तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब जब मैं बोलता हूं आपसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो मतलब फ्लूइड का मतलब एक तरल होगा, पूरा का पूरा लिक्विड होगा और उसमें कुछ धब्बे दिखाई पड़ेंगे। मोज़ेक, मोज़ेक का हिंदी मतलब होता है चित्तीदार या धब्बे दिखाई पड़ना। ठीक है? धब्बों का होना। तो हमने क्या कहा कि मेम्ब्रेन एक लिपिड के महासागर के समान होती है जिसमें कि प्रोटीन के हिमखंड पाए जाते हैं, प्रोटीन के धब्बे पाए जाते हैं, मोज़ेक पैटर्न पाया जाता है। ठीक है? मतलब कहने का मतलब यह है कि अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तस्वीर को देखने के बाद एक कंफ्यूजन दिमाग में आ सकता है कि मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन की पूरी लेयर होगी, फिर लिपिड की लेयर्स होंगी, फिर प्रोटीन की लेयर होगी, पर ऐसा नहीं है। यानी प्रोटीन कंटीन्यूअस लेयर के रूप में नहीं होता है। आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कुछ प्रोटीन धसे हुए हैं, आर पार निकले हुए हैं, जिन्हें हमने इंटीग्रल प्रोटीन बोला हमने के। लिपिड, लेकिन आप गौर से देखो, आप जो फास्फोलिपिड है बाइलर, लिपिड की जो बाइलर है वो कंटीन्यूअस है। के फास्फोलिपिड या लिपिड की बाइलेयर जो है वो कंटीन्यूअस है, लगातार बनी हुई है। के जैसे कि इमेजिन करते हैं आप कि एक महासागर समुद्र है, उसमें बर्फ के बीच बीच में हिमखंड होते ना। आप देखा कभी कि आप आर्कटिक ओशन को देखें, तस्वीर देखें कहीं भी, तो आपको बर्फ के बड़े बड़े से आपको चट्टानें दिखाई पड़ती तैरती उसमें के। तो बिल्कुल वैसे ही जो है वो आप इमेजिन कीजिए, मेम्ब्रेन भी वैसे ही है कि फास्फोलिपिड से बना हुआ एक बड़ा सा महासागर है जिसमें कि जो हिमखंड है, आइसबर्ग्स के समान जो है प्रोटीन जो है वो अंदर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? तो इस मॉडल को हम बड़े विस्तार से देखेंगे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले हम बेसिक्स पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेल मेम्ब्रेन बिहेव्स लाइक ए गेट। कि आप देखिए इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, आपको बात समझ में आएगी कि सेल मेम्ब्रेन कैसे व्यवहार करती है।
सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन जो होते हैं वे उसको डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, के गतिकता प्रोवाइड करते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट होते हैं, लगातार प्रोटीन मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो कई सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दे कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड मॉलिक्यूल। एक हार्मोन है, उसने अपनी सूचना को अंदर पहुंचाना है डीएनए के पास में, तो कई प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं, कई जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको उस सूचना के लिए रिसेप्टर के समान काम करते हैं, ग्राही के समान काम करते हैं। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स में और दूसरी सेल्स में डिफरेंस कैसे कर पाता है, यानी क्या कारण है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स को पहचान लेता है और दूसरी फॉरेन सेल जो बाहर की सेल है उनको पहचान कर डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि हमारी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑटो इम्यून डिजीज वर्ड का हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अभी मैंने क्या कहा आपसे? अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम सेल्स में डिफरेंस को जो है वो पहचान सकता है, मतलब यह है कि हमारी मेम्ब्रेन के पास में कोई ना कोई नेम टैग होता होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि कैसे इम्यून सिस्टम ने हमारी सेल्स को दूसरी सेल से डिफरेंशिएट कर लिया है। तो उसके लिए तरीका क्या होता है? तरीका होता है कि सेल मेम्ब्रेन पर कुछ जो है वो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, एमएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम एमएससी कहते हैं। मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है, ग्लाइकस वर्ड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन से जुड़ा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड से जुड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, दो ही तरीके से कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो दो ही प्रकार से हो सकता है बेटा, या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होगा या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, जब हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे तो उसका मतलब यह है कि वो प्रोटीन से जुड़ा है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड की बात करेंगे मतलब वो लिपिड से जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए एक बात समझ में आई के फिर मैंने आपसे कहा कि सेल के अंदर क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, दे बिहेव लाइक गेट्स। ठीक है, और यदि परमिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पारगम्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, चयनित पारगम्य होती है, मतलब सिलेक्टेड सॉल्यूट इनके आर पार निकल सकते हैं विद द वाटर मॉलिक्यूल के। वाटर मॉलिक्यूल तो आर पार निकल ही सकता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट ही आर पार निकल सकते हैं, सारे सॉल्यूट आर पार नहीं निकल सकते, इसलिए मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए, The cell membrane perform various functions के, they receive information, सूचनाओं को रिसीव करते हैं के, they import and export of the molecule, अंदर के मॉलिक्यूल का जो वेस्टेज उसको बाहर निकालती है, बाहर से जो काम के मॉलिक्यूल उन्हें अंदर लेके आती है, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल का अंदर आना या बाहर जाना ये मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है ना? देन इट हैज द कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट एंड एक्सपांशन। मेम्ब्रेन में कैपेसिटी होती है, वो अपना एक्सपांशन कर सकती है, अपना आपको ग्रो कर सकती है, अपने आप को सिकोड़ सकती है, छोटी हो सकती है वो उठ के, और मेम्ब्रेन जो होती है वो कभी डैमेज होने पर अपने आप को रिपेयर कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन इज ए लिविंग पार्ट, बताया था मैंने आपको। क्लियर? चलिए कुछ नोट करते थोड़ा सा। केमिकली ए सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के, रासायनिक तौर पर एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है के। केमिकली ए सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड के, रासायनिक रूप से एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। इट इज बेसिकली ए लाइपोप्रोटीनस कंटेंट। ठीक है ना? अब देखो बेटा, ऐसा नहीं बोल सकते आप, जैसे मैंने कहा ना आपसे कि हमें मालूम है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, 8% कार्बोहाइड्रेट होता है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। पर ये दिस इज ट्रू फॉर द आरबीसी मेम्ब्रेन, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन के लिए सही है। ठीक है ना? बट ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हर जगह यही परसेंटेज रहेगा, ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है, अलग अलग सेल्स की मेम्ब्रेन अलग अलग प्रकार से काम करती है। भाई जो न्यूरॉन्स हैं के, आप खुद सोचिए ना, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक कंडक्शन पर काम कर रही होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट कर रही होती है। क्लियर?
तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स की डिमांड अलग अलग है, तो उन मेम्ब्रेन को के टाइप में फर्क हो सकता है, इसलिए उनके कंपोजिशन में फर्क आ सकता है। तो हम एक एवरेज देते हैं। हमने कहा कि यदि बायोलॉजिकल सिस्टम की सारी मेम्ब्रेन को हम रेंज में देखें, देखो बेटा जो आंकड़ा दे रखा है, ये जो आपको डेटा दे रखा है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है, कि आरबीसी मेम्ब्रेन के लिए। लेकिन कई बार रेंज आती है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर बढ़ाकर बात करते हैं, रेंज आती है, ठीक है। तो वो रेंज हमको पता होना चाहिए, क्लियर, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर जाके बात करेंगे। लिपिड 28 से लेके 79%, प्रोटीन 20 से लेके 70%। मतलब ये दिस इज द वेरिएशन कि किसी किसी मेम्ब्रेन में लिपिड 80% तक भी पहुंच सकता है, और किसी किसी मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो है वो 70% तक भी पहुंच सकता है। कार्बोहाइड्रेट 1 से 10% वेरी करता है, और एंड 20% के आसपास वाटर कंटेंट मेम्ब्रेन में हो सकता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन का एक नॉर्मल हम देख रहे हैं, एक रेंज है, ठीक है। वेरी करता है, अलग अलग मेम्ब्रेन में वेरी कर सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा। देखो अब ये जो इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं बेटा, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो है एएफएमसी में आप पूछ चुके हैं, बीएचयू पीएमटी में आप पूछ चुके हैं, ठीक है, एम्स के अंदर पूछ चुके हैं, जिप्पर में 3 या 4 बार पूछ चुके हैं बेटा। लेकिन अभी तक जो है वो एआईपीएमटी में 4-5 साल पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, पर पिछले 5 साल से इतना डिटेल में क्वेश्चन जो है वो नीट में नहीं आया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आपसे, भले ही ना आया हो, लेकिन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आया है ना, तो वो हमारे लिए रिलेवेंट है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता है। आप उस पर ऐसा है, देखो एग्जामिनर जो होता है ना, वो बेवफा टाइप का होता है। बेवफाई का मतलब समझते हैं आप, ठीक है, जिससे आप बहुत उम्मीद करते हैं, वो लास्ट मिनट पे जो है वो धोखा दे दे। क्या बात है मतलब कि ये शब्दों के मतलब खूब मालूम है ना, कि अभी पूछूंगा कुछ साइकोलॉजी का तो बोल दोगे नहीं मालूम है ना सर, ठीक है। तो ये शब्द खूब मालूम है। तो बेवफाई का मतलब ये है कि जिससे आप बहुत उम्मीद करते हैं, ठीक है, वो लास्ट मिनट पे जो है वो धोखा दे दे, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लिया आप ये मानकर चलिए कि एग्जामिनर से आपको बहुत प्रेम है, लेकिन वो बेवफा है, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो आपसे कभी भी कुछ भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए आपको उस बेवफाई से निपटने के लिए तैयार रहना है आपको, ठीक है। समझ गए बात को? मतलब ये है कि आपके पास बस रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप जो है वो, हाँ ठीक है भैया, तुम हमको ये पूछोगे, हम ये उत्तर दे देंगे उसका, के। इसलिए पढ़ने में आलस नहीं करना। अब किसी बच्चे ने, मुझे अच्छे ध्यान है कि कल किसी का एक आध दो दिन किसी वीडियो में उसने लिखा कि सर आप बायोलॉजी को रटवाते हो, ठीक है। फ्रॉम विच एंगल ही थिंक लाइक दैट, के हो सकता है कि उसको ऐसा लगता हो, जबकि सच्चाई तो यह है कि बायोलॉजी को जितना हम महसूस करके पढ़ रहे हैं ना, उतना पढ़ पाना मुश्किल होता है, के। लेकिन डेटा तो बेटा याद रखना पड़ेगा। अब मैं बोलूं 52%, अब उसको तुम क्या, अब याद तो ये तो सूचना है, तो अब कोई डिस्कवरी है तो उसके साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई सेल कंपोनेंट है उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, पर वो क्यों है, क्या कारण काम करता है, ये तो लॉजिकल है, लेकिन चीजों को याद तो रखना पड़ेगा हमें। बगैर याद रखे कैसे? आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी में आप जो है वो, अभी आप फिजिक्स लगाते हैं, कोई बोलता है फिजिक्स बहुत लॉजिकल है, तो भैया ग्रेविटी का फॉर्मूला याद रखोगे नहीं रखोगे? mh1 - cos थीटा मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला याद रखोगे नहीं रखोगे? सरफेस टेंशन का 2t/r फॉर्मूला याद रखोगे या नहीं रखोगे आपके? अरे भाई फोकल लेंथ का, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। वो फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो क्या डेरिवेशन करते फिरोगे वहां पे आप? नहीं ना। तो चीजें याद रखनी पड़ती है मिनट के। जब आप मान लो डॉक्टर बन गए, तो आप डॉक्टर बनने के बाद क्या है कि आपके पास मरीज आया, तो भैया मरीज को देखने के बाद दवा दोगे ना, तो आपको दवा तो याद होना चाहिए, ठीक है। दवा याद रखोगे या नहीं रखोगे? कि वो भी याद नहीं रखोगे, बोलोगे रटा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में हमको फार्मेकोलॉजी रटाते हैं कि भैया ये दवा है रेमिप्रेल के, ये सिनोप्रेल के, ये दवाएं होती हैं कि फिर हमने कहा टेलमिसार्टन, ओलमिसार्टन, टिलोसार्टन, ठीक है, वलसार्टन, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, ग्लिकलेजाइड, गिल्बेनक्लेमाइड। आप बोल रहे हो सर कौन सी भाषा में क्या बोल रहे हो? दवाओं के नाम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऐसे हमको कम से कम मेरे दिमाग के डेटाबेस में कम से कम, जो आपको बता दूं मैं, कम से कम 4 या 5,000 मेडिसिन मेरे दिमाग के डेटाबेस के अंदर फिल है, ठीक है। उनके इंटरेक्शन और ये सब याद किए हुए एमबीबीएस के समय मैंने सब याद किए मैंने कि ये दवा इसके साथ नहीं देंगे, ये इसके। जैसे ही मेरे दिमाग के डेटा में मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में एक दवा लिखता हूं और अगली लिखता हूं, दिमाग का डेटा बोलता है ब्लिंग, पिम पिम पिम, पागल हो गया क्या, ये दवा इससे रिएक्ट कर देगी। फिर मैं काट के दूसरी दवा लिख देता हूं, दिमाग अंदर से ही बोल देता हूं, रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया कि अरे ये दवा इसके साथ नहीं जाएगी, ये इसके साथ जाएगी, के। कोई डेटाबेस दुनिया का इतना स्ट्रांग नहीं, इतना आदमी का दिमाग का डेटाबेस स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कुछ तो याद करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आप
किसको जवाब है ये? उन बच्चों को जिनको लगता है सर याद करा रहे, बेटा मैं कैसे क्या करूं बताओ मेरे को, है ना। अब आप बोलोगे सर न्यूमोनिक बता दो, बहुत मजा आता है। ठीक है, जानकी थैला लेके घूमने गई थी। अरे भैया वो जितने न्यूमोनिक तुम लगाओगे ना चैप्टर में, उसमें तुम पूरी चीजें याद कर लोगे, है ना। फिर न्यूमोनिक के लिए न्यूमोनिक बनाना पड़ेगा, फिर उस न्यूमोनिक के लिए न्यूमोनिक बनाना पड़ेगा। 10-15 न्यूमोनिक तो समझ में आती ही बात, लेकिन यदि आप 1.5-2 हजार न्यूमोनिक बना लोगे पूरे बायोलॉजी के, तो बस न्यूमोनिक याद रह जाएगा और तुम भी न्यूमोनिक ही बन जाओगे फिर, है ना। ठीक है, एमबीबीएस एमबीए में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ लेना के एमबीबीएस विल कन्वर्ट इनटू एमबीए, तो ऐसा मत करो ना। तो चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, देखो बेटा नंबर 1। अब यहां पर लॉजिकल चीज क्या है, देखो मेरी बात बड़े ध्यान सुन के, क्या कंक्लूजन करके मतलब ये है कि बोथ दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स बोथ दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर नॉट सिमिलर। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन एक समान नहीं होती हैं। लॉजिकल चीज है कि दोनों का काम अलग अलग होता है, दोनों का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। कि आप देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन में 51% प्रोटीन है, ठीक है, 47% लिपिड है और 2% कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन देखोगे तो 76% प्रोटीन है, 23% लिपिड है, 1% कार्बोहाइड्रेट के। दोनों में फर्क है मेम्ब्रेन में, है ना। ठीक है, अब ये फर्क क्यों है, जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और भाई आते हैं हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं हम। ठीक है, न्यूरॉन्स नर्व सेल की बात कर रहे हैं। न्यूरॉन मींस नर्व सेल की बात कर रहा हूं बेटा मैं। क्या इसमें क्या है, 20% प्रोटीन और 80% लिपिड है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं इसके पास में, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल अमाउंट में। ठीक है, मतलब ये है कि कई सारी बातें ऐसी हैं, यहां पर बड़े सारे अंतर हमको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, चल द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट रेंजेस फ्रॉम 1 to 10% which are in the form of glycoprotein और glycolipid। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में देखने नहीं मिलेगा। जो मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होगा वो या तो प्रोटीन से जुड़ा होगा या लिपिड से जुड़ा होगा। यदि प्रोटीन से जुड़ा होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़ा होगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और मोस्टली ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड होते हैं। एक शुगर का यूनिट होगा मोनोसैकेराइड, 2 होगा डाइसैकेराइड, कई सारे होंगे पॉलीसैकेराइड, 2 से अधिक होगा मोर देन 2 एंड लेस देन 10। 2 मतलब 3 से 9 बोल लीजिए, 3 to 9। दिस इज ओलिगोसैकेराइड। याद रखना, बायोमोलिक्यूल्स का हिस्सा बता दिया मैंने यहीं पे। ये बायोमोलिक्यूल्स का हिस्सा है जो मैंने आपको बतला दिया है पे, ठीक है ना बेटा, क्लियर, याद रखेंगे। चलिए, तो हमको समझ में एक बात है यहां पे कि जो कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ओलिगोसैकेराइड होता है। ठीक है, एग्जांपल इसका हेक्सोमाइन, सियालिक एसिड। सियालिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी कई बार आया हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ग्लाइकोलिपिड को ये रिप्रेजेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ये ओलिगोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, आर अटैच्ड टू लिपिड एंड प्रोटीन फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन सेपरेटली। ठीक है ना। अब बड़ी मजे की बात है, बात यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होते हैं। ऐसा याद रखिए आप कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे एक प्रकार से नेम प्लेट के समान होते हैं, नेम टैग के समान होते हैं इनके। नेम प्लेट देखा आपने घर के बाहर से, मान लो आपने देखा होगा आपके भी घर के बाहर जो है पापा के नाम का एक नेम प्लेट लगा। मान लो पापा जो है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा पापा किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, या कोई शॉप भी है उनका, तो क्या होता है घर में जनरली लोग क्या करते हैं, मान लो घर, कई बार क्या होता है, कई बार लोग घर का ही एक नाम से तिवारीज होम लिख दिया उन्होंने, ठीक है, ठीक है, शर्मा सदन लिख दिया, साईं सदन लिख दिया, है ना, कृष्णा कुटीर, मां का निवास, ऐसा कुछ कुछ भी नाम, घर का एक नाम रखा, एक नाम घर का रखा, ठीक है। नेम प्लेट बाहर लगा दी उन्होंने कहा रामेश्वर प्रसाद वर्मा, ठीक है, आरपी वर्मा बाहर नेम प्लेट लगा है, शिक्षक नीचे लिखा है उसमें, है ना, ठीक। कोई मान लो नेम प्लेट लिखा, फॉर एग्जांपल मेरे घर के बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है बाहर, ठीक है, मेरे घर के बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है। क्या नेम प्लेट लगा, आपको क्या लगता है क्या नेम प्लेट लगा होगा? मेरे घर के बाहर नेम प्लेट लगा है भारती सिंह,
उनका पद लिखा हुआ है नीचे, उसके नीचे फिर मेरा नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही होता है भैया देश में। यदि आपको सुख से, समृद्धि से, शांति के साथ रहना है तो हमेशा जो है वो वाइफ का नाम ऊपर आता है। श्रीमती भारती सिंह उसमें लिखा है, नीचे एडिशनल कमिश्नर जो भी उनका पद है वो पूरा लिखा है उसमें, फिर नीचे लिखा उसमें डॉक्टर गीतेंद्र सिंह के, और फिर वो फला फला डॉक्टर, ऐसे करके मेरे घर के बाहर जो नेम प्लेट लगा है उनके। हाँ ये जरूर है, मेरे ऑफिस में जो नेम प्लेट लगा वो मतलब मेरा इंडियन नेम प्लेट लगा ऑफिस में लगा के, वो मेरा अकेले का नेम प्लेट लगा के। तो यहां पर मतलब जो आदमी की घर में पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग नेम प्लेट सेट हो गया वो। तो अब क्या होता, चिट्ठी मेरे घर जो है काफी बड़ा सोसाइटी, जहां मैं रहता हूं काफी बड़ा सोसाइटी है, कोई चिट्ठी आया यहां पे, एक पोस्टमैन चिट्ठी लेके आया, ठीक है, या कोरियर। अब चिट्ठी विट्ठी का जमाना रहा नहीं, क्या अभी चिट्ठी, अभी लेटर जो आता है ना वो सरकारी आता है बस, के सरकारी लेटर कि भैया डॉक्टर साहब आओ चलो कोरोना खेलेंगे, हॉस्पिटल चलो, ठीक है। तो अब वो एक अलग चीज है। अभी सिंपल सी बात ये है कि अभी मान लो मेरा कुरियर आया, अमेजॉन का पार्सल आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें लिखा है पता डॉक्टर गीतेंद्र सिंह के फ्लैट नंबर 16B 3rd फ्लोर के, ठीक, ए ब्लॉक, कॉलोनी का नाम, मोहल्ले का नाम, सब के पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो अब सोचिए बॉम्बे के अंदर है ना, अब ये पार्सल बेंगलोर से आया, मान लो के बेंगलोर से पार्सल आया बॉम्बे में। अब बॉम्बे में उन्होंने देखा कि बॉम्बे में ये जो डॉक्टर गीतेंद्र सिंह कह रहे थे पार्सल, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये तो है पार्सल साउथ मुंबई का, मुंबई का ही हिस्सों में बटा के, बड़ा है मुंबई के, साउथ मुंबई का। तो साउथ मुंबई को उन्होंने जो है उस गाड़ी में बैठा, साउथ मुंबई आ गया पार्सल उठ के। साउथ मुंबई में कहां का है, उन्होंने कहा ये कंबाला हिल्स का है, कंबाला हिल में करके। कंबाला हिल में कहां पर है, उन्होंने कहा भैया जहां पर जो है वो अपना करमाइकल रोड है जो है वहां है, तो करमाइकल रोड पर आ गया। करमाइकल रोड पे कहां पे, उन्होंने कहा भैया यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कॉलोनीज बनी हुई है, अपार्टमेंट्स बने, वहां पर के वहां आ गया, तो ब्लॉक में आ गया, ठीक है, मान लो कहा ए ब्लॉक या बी ब्लॉक, तो ए ब्लॉक में आ गया, फिर कौन से फ्लोर पे, उस फ्लोर पे आ गया, फ्लोर के बाद जो है वो फ्लैट नंबर में आ गया, और नेम प्लेट देखा उसने, और बिल बजाई, टिंग टोंग पार्सल, ठीक है भैया पार्सल दे दो, रिसीव हो गया। मतलब हमको ढूंढने में सबसे बड़ी जो है, मतलब हर जगह पे देखिए, ऐसा नहीं है हर जगह पे नेम टैग लगा है। साउथ मुंबई आ रहा होगा तो भी एक नेम टैग लगा हुआ कहीं पे कि साउथ मुंबई इस दिशा में, कंबाला हिल इस रोड पे, ये वाले रोड का नाम करमाइकल रोड है, इसका नाम ये कॉलोनी है, इस यहां पर ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये फ्लोर है, फ्लोर नंबर भी लिखे होते हैं, क्योंकि बॉम्बे में बिल्डिंग होती है 30 फ्लोर 40 फ्लोर 50 फ्लोर तक की बिल्डिंग होती है, फ्लोर नंबर भी लिखा हुआ है, लिफ्ट पे बटन लिखा हुआ है 1 2 3 4 कौन से फ्लोर पे जाना है आपको के। तो सब चीजें बाकायदा नेविगेटेड होकर चल रही हैं, और तो आपका पार्सल पहुंच गया। अब आप बोलोगे सर ये पार्सल का इस साइकोलॉजी से क्या संबंध है? अरे भैया जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो है अमेजॉन के पार्सल्स रिलीज कर रही होती है। उसने कहा भैया देखो ऐसा है, हम तो ब्रेन में बैठी हुई ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने कहा कि थायराइड को जाके बोलो काम करो थोड़ा भाई, थायरॉक्सिन को निकालो और T3 T4 का लेवल बढ़ाओ। पैकेट थे TSH के नाम का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैकेट का नाम क्या है TSH, कहां से निकला? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, और ये पैकेट पूरी बॉडी में गया, ठीक है। अब ये कहां पहुंचा? लिवर सेल पे पहुंचा। नहीं हमारे पैकेट पर TSH लिखा हुआ है, हम तो नहीं, ये तो लिवर है, ये किडनी है, यहां पे कोई नेम टैग नहीं है, नेम प्लेट। भैया ये वर्मा जी का पता लिखा है TSH पे, कहां है वो, कहां मिले? थायराइड ग्लैंड में मिले। अच्छा हाँ सही जगह पे आ गया। अब देखो सुन लो, थायराइड ग्लैंड, अपने बॉस हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड, उन्होंने बोला है हार्मोन निकालो, TSH ने बोला अच्छा थायराइड निकालो, हमने हार्मोन निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे पूरी बॉडी में जो है वो रिकॉग्निशन काम कर रहा होता है। और आपको पता है कि जो पुलिस होती है, पुलिस ने देखा रात का समय है, इमेजिन रात का समय है, 3 बजे रात का समय, लोग जो है वो सब सो रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर घूम रहे हैं, कहां से गए? पुलिस गश्त रही, पुलिस रोका, रुको कहां से आ रहे हो? सर टॉकीज गए थे मूवी देखने। चल टिकट दिखा, अब टिकट तो है नहीं पास में, आईडी दिखा, चलो आईडी भी नहीं पास में, कहां रहते हो? पता भी नहीं बता पा रहा वो। पकड़ा, पुलिस ने कहा ये अवांछित तत्व इस एरिया में घूम रहे हैं, चलो अंदर करो इनको, बाहर करो यहां से, मोहल्ले से बाहर निकलो, चलो हटा दिया उनको, है ना। अब मान लो इस मोहल्ले में रहते हैं आप रात को आ रहे, पुलिस ने कहा भाई कहां जा रहे हो? सर भाई अपने घर जा रहा हूं, ये मेरा आईडी है, ये मेरे घर का वो है, लाइसेंस है। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ, इतनी रात को मत घुमा करो भाई, ठीक है। मुंबई रात भर चलता है, हालांकि मैं आपको बाकी शहरों का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह आइडेंटिफिकेशन काम हुआ। अब इम्यून सिस्टम की सेल्स पूरी बॉडी में घूम रही हैं, अब वो हर जगह ढूंढ रहे हैं कि भाई रास्ते में उनको दिखाई पड़ा, एक बैक्टीरिया दिखाई पड़ा, बैक्टीरिया ने क्या किया, ऐसे कर दिया उसने, जैसे इम्यून सेल को देखा उसने, लिम्फोसाइट को देखा उसने, ऐसे कर लिया, छिपाने की कोशिश की अपने आप को। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, हाँ ये नेम टैग अपने जैसा है, पूरा कारण, ये तेरा नेम टैग कहां है, तो कहां है नेम टैग? बैक्टीरिया ने बोला नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, डिस्ट्रॉय, खत्म, इन्फेक्शन था ये। और ये आपकी बॉडी में इस समय भी हो रहा है, एट दिस मूवमेंट भी हो रहा है। तो मैं कहने का मतलब है सेल टू सेल रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है? नेम टैग से हो रहा है। और वो नेम टैग किससे बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बना है। अब आप बोलते हो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, अब ये क्या, ये भी नेम टैग है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड से बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे नेम टैग हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं। तो आप बताओ मेरे को कि नेम प्लेट को घर के अंदर लगाओगे कि बाहर लगाओगे? आपने बनवा लिया बड़ा सा नेम प्लेट, डॉक्टर सो एंड सो, चलो हमने कहा डॉक्टर पूजा कुमारी, एक नेम प्लेट बनाया बढ़िया अच्छा सुंदर करके, डॉक्टर पूजा कुमारी के MBBS MS गायनेकोलॉजी के ना एंड MCH बहुत बड़ी डिग्री होती है सर्जरी में के, आपने एक बड़ी डिग्री ली आपने, ठीक है, बड़ा सा बोर्ड बनवाया आपने, क्लिनिक का बोर्ड बना के आपने क्लिनिक के बाहर नहीं लगाया, अंदर लगा लिया आपने अपने बेडरूम में, रोज चालू कर देते लाइट उसकी, दिख रहा है, कोई काम का है क्या वो? किसके लिए था वो? दूसरों को नेविगेट करने के लिए था वो। तो कहां लगाओगे? बाहर लगाओगे। इसका मतलब ये है यदि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड नेम टैग है तो हमेशा सेल पे कहां होंगे? आउटर फेस पे कि इनर फेस पे? कहां होंगे? हमेशा आउटर फेस पे होंगे। क्लियर? कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। चलिए मैंने क्या कहा आपसे कि आप देखो सिंपल सी बात के, जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है वे ओलिगोसैकेराइड होते हैं बेसिकली, जो प्रोटीन से जुड़ा है ग्लाइकोप्रोटीन होगा, लिपिड से जुड़ा ग्लाइकोलिपिड हो गया के, दे ऑकर ओनली एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन के, दे आर इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन एंड सेल एडिशन मैकेनिज्म के। सेल्स आपस में जुड़ती है जब टिश्यू बनता है, एंड एक समान सेल्स मिलकर टिश्यू आती है, तो एक समान सेल्स एक दूसरे को पहचानती कैसे है? वो नेम टैग के थ्रू पहचानती है। लिवर सेल्स के नेम टैग थोड़े वेरी करेंगे किडनी के नेम टैग से, तो वो सेल जिनमें नेम टैग एक जैसे वो लिवर को सेल बनाएंगे के, किडनी वाले अलग होंगे के, थोड़ा उनमें वेरिएशन होगा। हमारी बॉडी का अपने से फॉर एग्जांपल कि हम क्या बोलते हैं कि अमेरिका है, अमेरिका का जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो है अमेरिका का, वो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको पता है क्या अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट है, या हमने कहा अल्कनसास है, न्यूयॉर्क है, सबके अपने अपने फ्लैग है, उनके अपने अपने फ्लैग भी उनके हैं, ठीक है भाई। जैसे नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, उनके अपने अपने फ्लैग हैं। तो एक तो होता है राष्ट्रीय झंडा और एक होता है स्टेट का झंडा होता है, फ्लैग होता है। तो स्टेट के फ्लैग को बॉडी के सारी सेल जानती है कि भाई ये लिवर का फ्लैग है, ये किडनी का फ्लैग है, इसको नष्ट नहीं, क्योंकि उसके पास एक फ्लैग कॉमन जरूर रहेगा जो पूरी कंट्री का फ्लैग है। नियम है अमेरिका में भी, जब आप झंडा लगाओगे, फ्लैग लगाओगे, तो राष्ट्रीय फ्लैग जो है, जो नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर लगेगा, उसके बाद फिर स्टेट का फ्लैग लगेगा, ठीक है। हमारे इंडिया में भी कुछ राज्य, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, एक समय वहां पे भी फ्लैग डिफरेंट था, तो नेशनल फ्लैग और दोनों फ्लैग लगाने का प्रोविजन था, ठीक है। अभी का सिचुएशन मुझे मालूम नहीं है, पर ये तो समझ गए बात को हम कि जो ये जिनको हम बिल्कुल मामूली समझ रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ये मामूली नहीं है, ये बड़े काम के हैं, ठीक है। क्लियर? देखिए आप कैसे हम देख रहे हैं, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट चेन जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया? ये बन गया ग्लाइको, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन गया बेटा? ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन बन गया ये, ठीक है, ठीक। अब मान लो लिपिड पे जुड़ा होता है, तो क्या बन जाता है? ये ग्लाइकोलिपिड। हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए ना, Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. अब यहां पे आप देख रहे हैं
आपको लिपिड से प्रोटीन से जुड़े हुए आपको दिखाई पड़ के, तो आपको दिखाई पड़ा यहाँ पे इस प्रकार ने एग्जैक्टली मेम्ब्रेन हमको इस प्रकार की दिखाई पड़ती है। लिपिड की बाइलर होती है उसमें आपको जो है वो प्रोटीन धसे हुए दिखाई पड़ेंगे, कुछ प्रोटीन सरफेस पे दिखाई पड़ेंगे, कुछ आर पार निकले होंगे, कुछ प्रोटीन टनल के समान काम करेंगे, एक केनाल या टनल के समान काम करेंगे, कुछ कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब इतना याद रखिए आप, वेरी वेरी आईएमपी, these glycolipids and glycoproteins forms सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स को बनाते हैं। दे फॉर्म सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स के, ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स को बनाते थे। ये वर्ड बेटा भूलना नहीं के, सेल कोट और यानी जब मैं एनिमल सेल कोट पूछूंगा आपसे तो क्या आएगा, किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है बेटा, क्लियर, याद रखेंगे। चलिए, सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन और द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, दे सर्व एज द फिंगरप्रिंट ऑफ सेल। के एक आदमी है, उसको दूसरे की किडनी लगा दी। आपको पता है क्या होता है, अभी जो कोरोना वायरस के समय में सबसे अधिक खतरा उन लोगों को हुआ जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। आपको पता है, एक बड़े फेमस म्यूजिक कंपोजर थे साजिद वाजिद, क्या अब मैं नाम भूल रहा हूं, उनमें से किसी एक की डेथ हुई है भाई में से, साजिद की वाजिद के, तो वो दोनों साजिद वाजिद जो है वो बड़े कई सारी सलमान खान की मूवी में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है एंड दे आर वेरी गुड म्यूजिक कंपोजर के। उनमें से एक भाई की डेथ हो गई क्योंकि उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था कुछ समय पहले के, और किडनी ट्रांसप्लांट वाला जो पेशेंट होता है उसके इम्यून सिस्टम को आपको डाउन करके रखना पड़ता है के, उसको पूरी जिंदगी आपको इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन देनी पड़ती है, ऐसी दवाएं देनी पड़ती हैं जो इम्यूनिटी को कम करके रखती है। तो अब आप बोलोगे सर उसको तो बहुत बीमारी लग जाएगी, तो लेकिन होता यह है कि वैसे पेशेंट को सावधानी बरतने को कहा जाता है। उनको कुछ दवाएं कुछ उनको एंटीबायोटिक्स और कुछ ना कुछ मेडिसिन को लगातार चलती रहती है, जिसके चलते जो है उनका इम्यूनिटी कम होने के बावजूद उनको जो है वो कुछ दवाएं ऐसी देते हैं हम जिसके चलते इन्फेक्शन बॉडी के अंदर पनप ना सके। उनको एक बार फिर से उनको जो है अलग तरीके से वैक्सीनेशन किया जाता है, बॉडी का जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। कुछ वैक्सीन जो कमजोर पड़ गए होते हैं उनको बूस्टर भी लगाया जाता है, हालांकि इम्यूनिटी कम है लेकिन तब भी उससे बॉडी को मैच कर सके उसकी कोशिश की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोरोना वायरस का वक्त आया तो यहां पर जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उनको इन्फेक्शन बड़ा सीवियर हुआ और जो है वायरस ने डैमेज कर दिया। तो कई सारे ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे थे, जिनको प्रॉब्लम था किडनी ट्रांसप्लांट जिनको हुआ, या कोई ऐसा इशू था जहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इशू था, उनके लिए ये कोरोना वाला टाइम पीरियड बड़ा खतरनाक बन गया। ठीक है, काफी ओल्ड एज के जो लोग थे उनका भी इम्यून सिस्टम वीक साइड था तो उनके लिए भी खतरा बन गया। वही अब आप बताइए कि इटली के अंदर जो है, इटली सबसे डेवलप कंट्री में से एक है के, कोई कमी नहीं पैसे की, कम पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जबरदस्त है ना। आप उनकी एम्बुलेंस की तुलना आप जो है वो हमारे यहाँ के ए ग्रेड के हॉस्पिटल से करेंगे तो उनका एम्बुलेंस बेहतर निकलेगा आपका। मैं कह रहा हूं आपसे के दे हैव वेरी गुड मेडिकल फैसिलिटी इन द वर्ल्ड के, पर क्या हुआ ये कि उनकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एल्डरली थी, डेवलप्ड कंट्री है, नेगेटिव ग्रोथ पर है, जनसंख्या कम है, तो और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो 80 साल से अधिक की पॉपुलेशन जो है 70 साल से अधिक के लोगों की पॉपुलेशन बड़ी भारी थी। जैसे कोरोना का टाइम पीरियड आया तो उनके अंदर डेथ रेट बढ़ गया, तो इसलिए इटली का डेथ रेट काफी अधिक रहा। तो होता क्या है कि हम जो किडनी ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट होते हैं उनमें किडनी को ट्रांसप्लांट किया तो किडनी तो दूसरे व्यक्ति का है, तो इसका मतलब ये कि किडनी का जो दूसरे व्यक्ति का किडनी बॉडी में लगाया गया है उस किडनी का जो नेमटेक होगा, उसका जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड नेमटेक होगा वो तो डिफरेंट होगा, हमारी बॉडी का डिफरेंट है। हमारा इम्यून सिस्टम जब भी, अब इम्यून सिस्टम की सेल्स को थोड़ी ना मालूम है कि ये किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है इसको, वो तो उसको पूरी जिंदगी पूरी लाइफ उसको वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म वो देखेंगे ये कुछ बाहर का है, मारो 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 बाहर काट के, वो हमेशा स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, वो स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी जिंदगी आपको इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। तो जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो कोई इतना आसान नहीं है, उसके लिए उनको बहुत सारी दवाएं खानी पड़ती है ऑलरेडी के, और उनको बहुत सारा प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरी साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वॉल्व है वो है यहां पर मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के, मतलब ये इसलिए जब भी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ना तो कोशिश की जाती है कि ऑर्गन जो है वो नियर बाय रिलेटिव का हो। ठीक है, भाई बहन का है आपस में, तो उसमें
डिफरेंस होने की संभावना कंपैरेटिवली कम है के, जबकि आपने एकदम स्ट्रेंजर का कोई ऑर्गन लगा लिया बॉडी में, तो उसमें उसका और आपका जीन्स किसी भी लेवल पे एक समान नहीं होगा, तो वहां पे बहुत अधिक जो है वो समस्या हो सकती है। इसीलिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो फॉर्म में लिखवाते हैं कि कौन हो आप, उसके क्या ब्लड रिलेशन है आपका, ठीक है। तो वो सब चीजें होने के बाद फिर एक का किडनी दूसरे को लग पाता है। तो होता यह है कि मैंने आपको बताया ना बेटा कि देखो ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब आपको ये बायोलॉजी का बेसिक से बेटा ये दिमाग में रहना चाहिए हमको, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वे सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिंगरप्रिंट्स के समान काम करते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू को मैच करने वाले कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इनको, ठीक है ना। देखिए दिस इज दी कार्बोहाइड्रेट के, और ये सेल की पहचान होते हैं बेटा, कोशिका की ये पहचान होते हैं, उसके नेम टैग होते हैं। क्लियर? देखो ये तो मजा है पढ़ने का, ठीक है। एक होता है पढ़ना कि हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोर्स पूरा कर रहे हैं, कोर्स पूरा करके हमें कुछ को एमसीक्यू लगाने, इसके लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा हम पढ़ रहे हैं जानने के लिए, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि हमारा एग्जाम तो होगा, 100% कवर होगा वो, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग के चक्षु खुलना चाहिए, यानी आपके ब्रेन के अंदर जो आईज है वो पॉप करना चाहिए, अरे वाह ये मालूम चला, अच्छा इससे होता है, ठीक है। तो जब आपके अंदर की क्वेरीज शांत होती है ना, तो आपको पढ़ने का मन करता है। और मेरी सबसे बड़ी सफलता यही रहेगी बेटा कि मैं आपको पढ़ाऊं और उसके बाद आपका पढ़ने का मन करे तो मैं सफल हूं। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन मेरे लेक्चर बंद करने के बाद, पढ़ाने के बाद यदि आपको पढ़ने का आगे मन नहीं करता है तो मैं फेल हूं। मेरे पढ़ा के खत्म करने में आपका मन करता है कि लेक्चर काश और लंबा होता, या हम खुद से भी थोड़ा देखें इसको, और आपकी जिज्ञासा और जागती है और जानने की आप और कोशिश करते हो, तो मैं सफल हूं। एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर, अपने स्टूडेंट के अंदर चेतना को जागृत कर दे, के कॉन्शियसनेस को जगा दे, जो कि तुम जानो भाई, समझने की कोशिश करो तो, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी पे आते हैं कि अब एनसीईआरटी क्या कहते हैं। तो एनसीईआरटी वाले बाबू क्या बोलते हैं, देखते हैं। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब मेम्ब्रेन से प्रोटीन निकालने की बात चल रही है कि किस प्रकार, कितनी सुविधा से आप निकाल पाते हैं। मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। क्या देखो भाई, सिंपल सी बात है कि आप मेम्ब्रेन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो कितनी आसानी से उसको निकाल पाते हो, और जिनको आप आसानी से निकाल पाते हो मतलब वो पेरिफेरी में जुड़े हुए हैं, कम गहरे जुड़े के, तो पेरिफेरल प्रोटीन हो गए। और जिनको निकालने में थोड़ा मेहनत लगता है आपको, जो अंदर धसे होते, मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन की सतह पर होते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पार्शियली या टोटली मेम्ब्रेन में अंदर धसे होते हैं। देखिए इमेज में आप, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन केवल सतह पे होंगे और आप उनको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, आसानी से उनको निकाल पाओगे, जबकि आपके इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होंगे, ठीक है, आसानी से नहीं निकाल पाओगे। इतना लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर मोस्टली ग्लोबुलर, याद रखें, दे आर नॉट लीनियर, दे आर नॉट स्पाइरल, दे आर बेसिकली ग्लोबुलर के। और ये क्या होते हैं, ये 3 डायमेंशन के 3D होते हैं प्रोटीन के, मतलब दे आर बेसिकली फंक्शनल, कि इनमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं इनके। और 3 डायमेंशनल प्रोटीन जो होते हैं दैट रिप्रेजेंट द टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना को दर्शाते हैं। इनके टर्सरी स्ट्रक्चर बोले तो मतलब ये है कि इनके ये एक अपने आप में एक स्ट्रक्चर के 3D स्ट्रक्चर समान होते हैं, जिनके पास बकायदा रिएक्टिव साइट होगी और ये रिएक्शन को कर पाएंगे, ठीक है ना। दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स, रिसेप्टर एंड कैरियर इन द मेम्ब्रेन के। प्रोटीन क्या काम कर रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर, देखिए प्रोटीन मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, दे बिहेव एज एन एंजाइम, के मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन एंजाइम के समान भी व्यवहार करते हैं। जैसे कि हमने कहा आपसे कि एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेज के। और क्या काम करता है आपको ये एडिनाइलेट साइक्लेज, क्या काम करता है, ये एटीपी को, मेम्ब्रेन में एटीपी को जो है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। और ये साइक्लिक एएमपी क्या होता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। साइक्लिक एएमपी जो होता है वो सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल होता है।
कोशिका का द्वितीयक दूत होता है, सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल होता है। अब आप पूछोगे सर प्राइमरी मैसेंजर कौन होता है? हार्मोन के। हार्मोन ने अपनी सूचना दी, जैसे कि क्या होता है ऐसे समझ लीजिए आप कि आपके घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति आए, उनने आके बोला पापा है घर में? आपने कहा हाँ पापा घर में हैं, मैं ऑफिस से आया हूं, उनको बोल देना कि आज 11 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है। आदमी बोल के चला गया, वो हार्मोन था। आपने गेट पे सूचना सुनी, आप अंदर दौड़ के गए, पापा आपके ऑफिस से कोई आया था, बोल के गया है 11 बजे ऑफिस पहुंचना है। तो आप क्या हो गए? आप सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल हो गए। और पापा क्या है? डीएनए बॉस है वो, तो कि वो डीएनए, उनको मालूम चल गया कि क्या हुआ के। मतलब जो बाहर से आदमी आया दरवाजे पर, सेल मेम्ब्रेन पर आदमी आया, सूचना उसने आपको दी और आप दौड़ के गए डीएनए को बता दिया। बिल्कुल वैसे ही होता है कि हार्मोन आता है, प्राइमरी मैसेंजर सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर पे आता है, सूचना को देता है और सेल मेम्ब्रेन जो है एड्रेनालेट साइक्लेज की हेल्प से एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करती है। साइक्लिक एएमपी वो छोटा बच्चा है, वो आप हो जो दौड़ के पापा को बता के आ गए। सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल। आपने सूचना को नहीं बनाया, आपने तो आगे की इंफॉर्मेशन को पास कर दिया, तो यू आर द सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल। ठीक है, ये एंजाइम कहां होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसेप्टर्स, कई सारे हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, ड्रग रिसेप्टर होते हैं, दवाओं के रिसेप्टर होते हैं, वो मेम्ब्रेन पे होते हैं। फिर कई सारे कैरियर के मेम्ब्रेन से अंदर क्या है? मान लो हमने कहा कि वाटर को मेम्ब्रेन से अंदर आना है तो प्रोटीन के विशेष चैनल होते हैं एक्वापोरिन के। एक्वापोरिन आर दी स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल, विशेष प्रकार के प्रोटीन चैनल होते हैं कि एक्वापोरिन विशेष प्रकार के प्रोटीन चैनल होते हैं, जिनकी खोज की थी पीटर अग्रे ने, जिनको पीटर अग्रे ने डिस्कवर किया था एक्वापोरिन को। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वाटर पोर होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन चैनल होते हैं। देखो बेटा, लिपिड लेयर, लिपिड और वाटर में कोई एफिनिटी नहीं है, लिपिड से वाटर नहीं निकल पाएगा, तो वाटर को निकलने के लिए विशेष तरह के पोर चाहिए होते हैं, एक्वापोरिन कहते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं ये बिट के। तो ऐसे कई सारे कैरियर प्रोटीन मेम्ब्रेन में हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के। हम कह सकते हैं कि कार्य के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहले होते हैं स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दूसरे होते हैं एंजाइमेटिक, जो एटीपीएज है, एड्रेनालेट साइक्लेज है, जो एंजाइम के समान काम करते हैं, कैटालिसिस करते हैं, कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरे होते हैं कैरियर, जैसे कि परमिएज है, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर और बाहर आने का, मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल के अंदर बाहर आने का कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं कैरियर प्रोटीन। पूरा जो मेम्ब्रेन का खेल है इतना बड़ा है कि यदि मेम्ब्रेन ठीक से काम ना करे बेटा, तो आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं, आपका जो है नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता। ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? पोटेशियम चैनल होते हैं, सोडियम चैनल होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, क्लोराइड आयन चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, लिगांड गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होता है, लिगांड गेटेड पोटेशियम चैनल होता है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? ये तो बता दो दादा, बट बोले जा रहे हो नाम आप। मेरी बात बड़े ध्यान सुनना। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, लिगांड गेटेड सोडियम चैनल, क्या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जानना है तुम्हें? नीट निकालो, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पहुंचो। कहां पहुंचो? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। अभी नहीं आएगा, लेकिन यही सेल से कहानी शुरू होगी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की। भूलना नहीं, इसके याद करेंगे आप, वहां भी हम आपको मिलेंगे। ठीक है, वहां भी हम आपको मिलेंगे, अलग लेवल पर बात करते हुए। चलिए, कहां मिलेंगे आपको पता है? तो अभी कहने की बात यह है कि बेटा जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उनको हम फंक्शन के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक स्ट्रक्चर का हिस्सा स्ट्रक्चर प्रोटीन है, जो आपके फंक्शनल प्रोटीन है वो क्या काम कर, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, फंक्शन कर रहे हैं, वो कैटालिसिस कर रहे हैं। तीसरा होते हैं क्या बेटा? वो होते हैं कैरियर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए है ना, दिस इज द इमेज जो सारी कहानी कहती है कि प्रोटीन का काम क्या है, किस तरह के प्रोटीन मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एंड दिस इज द फैंटास्टिक इमेज। ठीक है, ये कह रहा है देयर आर सम प्रोटीन विच वी हैव लाइक ए ट्रांसपोर्टर, देयर आर सम प्रोटीन लिंकर के समान, लिंकर मतलब स्ट्रक्चर प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में रोल प्ले करके, देन दी रिसेप्टर प्रोटीन, देन दी एंजाइम्स के आप देखें।
सारा काम ने जो जो भी लिखा हमने वो एक इस सिंगल इमेज ने उसको एक्सप्लेन किया कि सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है वो किस तरह के होते हैं, ये हमको मालूम चला यहां पे। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। फंक्शन की बात किया हमने, अब बात करते हैं कि लोकेशन के आधार पर मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बाहर सरफेस पर जुड़े हुए एक्सट्रांसिक प्रोटीन, जिसको एनसीईआरटी ने लिखा था पेरिफेरल प्रोटीन, एनसीईआरटी इसको लिखा था पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है। दूसरे होते हैं इंट्रांसिक प्रोटीन, जिनको एनसीईआरटी ने लिखा था इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, क्लियर? एंड जो है लोकेशन के आधार पर दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक एक्सट्रांसिक और दूसरा इंट्रांसिक के। जो पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, जो एक्सट्रांसिक प्रोटीन है वो 30% के आसपास होते हैं, मोस्टली प्रोटीन होते हैं इंटीग्रल 70% के आसपास। क्लियर? ठीक है। देखिए अब आप देख रहे हैं कि कैसे मैम, देखो दिस एनिमेशन जस्ट शोज दी व्हाट इज द बिहेवियर, कि क्या बिहेवियर है यहां पे, यानी आयन चैनल खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं के। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आयन चैनल जो देखिए अब बंद हो गया। आप देख रहे हैं एनिमेशन मैंने आयन चैनल को बंद कर दिया। मतलब इस समय मेम्ब्रेन बोल रही है हमें कोई अंदर बाहर नहीं चाहिए भाई, क्या हमको ये वाला चैनल बंद कर दिया। जब चाहिए होगा हमने कहा खोल दिया, खुल गया चैनल। ठीक है, बंद कर दिया हमने, ठीक है, खोल दिया हमने। देखिए तो मेम्ब्रेन के ऐसे जनरल मतलब मेम्ब्रेन बाकायदा कंट्रोल करती है कि अंदर यानी गेट के समान काम करती है, अंदर कौन आएगा के बाहर कौन, यानी अंदर कौन आएगा बाहर कौन जाएगा, मेम्ब्रेन इस बात को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है ना? तो ये क्या मेम्ब्रेन गेट के समान व्यवहार कर रही होती है। ठीक है, ठीक। देखिए ना, प्रोटीन स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इंटरसेलुलर जॉइंट के, यानी दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स को पास पास यदि जुड़कर रहना है, देयर आर सम प्रोटीन विच बिहेव लाइक ए लिंकर, लिंक कर देते हैं इनके। और आप देखेंगे एनिमल सेल मेम्ब्रेन में हम आगे देखेंगे डेस्मोसोम्स की बात करेंगे, हम जो है वो बात करेंगे जुनुला ऑक्लूडेंस की बात करेंगे, हम देखेंगे किस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन में को जोड़ने में रोल प्ले करते हैं इनके। और मैंने कहा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों प्रकार से कर सकता है। मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होंगे जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, वहां प्रोटीन कैरियर काम करेगा। कुछ ऐसे होंगे यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पे जो है वो प्रोटीन काम करेगा। देन सेल से सेल को पहचानना है तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन एंकरेज एंड अटैचमेंट में, सिग्नल के ट्रांसडक्शन में, ये सारे काम। अब ये मैं आपको अलग अलग क्यों लिखा दिया, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में ऑप्शन लिखा आता है। ठीक है, तो हमको आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन प्रोटीन के हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टू द मेम्ब्रेन के। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन होते हैं वो मेम्ब्रेन को प्रत्यास्थता प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब है आपने मेम्ब्रेन को खींचा, खींचने में मेम्ब्रेन वापस अपनी जगह पहुंच गई के। मेम्ब्रेन का जो है वो साइज फ्लेक्सिबल रहेगा, इलास्टिक रहेगा, आप खींचेंगे उसको तो वापस अपनी जगह पे स्ट्रक्चर पहुंच जाएगा। और मेम्ब्रेन में आपको जो धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो मोज़ेक पैटर्न दिखाई पड़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो क्या बोलते हैं कि जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन को मोज़ेकनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? वो धब्बे की प्रवृत्ति या मोज़ेकनेस वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, The proteins are responsible for the mosaicness of the membrane के। प्रोटीन मेम्ब्रेन को मोज़ेकनेस या चित्तीदार लक्षण जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, बोर तो नहीं हो रहे ना, एकदम समझ में आ रहा है ना? और देखो मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूं कि पढ़ने का आनंद लो। ठीक है, जब तक पढ़ाई को बोझ समझते रहेंगे बेटा, तब तक हमको जो है वो हम दूसरों में बुराइयां निकालते हैं। मैं कहता हूं आपसे, हमेशा कहता हूं, When we think about कि कोई टीचर हमको एग्जाम निकलवा देगा तो हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ठीक है, Nobody, it's only you जो एग्जाम निकाल सकता है। वी आर जस्ट ए मीडियम के, जैसे कि मैं आपको एक रास्ते पे रखने के लिए कि क्या कंटेंट तुमको पढ़ना है बेटा, क्या कंटेंट का कोर क्या है, उसको समझना कैसे, उसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ यू। मैं आपकी तरफ से एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेरा काम मैं कर चुका हूं बहुत पहले, ये आपकी बारी है। तो आपको
एक रिसीवर है आप, सबसे सीखना है आपको के, और जितना आप रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन, याद रखिए 100% इंफॉर्मेशन को रिसीव करोगे ना तो 40 से 50% आपकी इंफॉर्मेशन आप रिकॉल कर पाते हो। दुनिया में कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में देख लो, कई जगह दुनिया में कोई भी सिस्टम 100% इफिकेसी पे काम नहीं करता है, और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो इफिकेसी का लेवल है आपको पता है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो इफिकेसी का लेवल है वो 44-45% है। आगे बात करेंगे इस बारे में, इस पर भी कब के 45% के आसपास इफिकेसी का लेवल है, सबसे बेस्ट लेवल की बात करें हम। मतलब 100 चीजें पढ़ेंगे तो 45 याद रहेंगी, 45 पढ़ेंगे तो उसमें से 45% याद रहेंगी। समझ गए बात को? इसलिए इंफॉर्मेशन को पढ़ने में कोई आलस्य नहीं करना, और जितना आप एफर्ट करते ना, ये मान लिया करो आप उसको कि इस एफर्ट का आधा ही काम आएगा हमको, लेकिन हमको उस आधे में जो एग्जाम की डिमांड है 100% की, वो पूरी करनी है। एग्जाम मांगता है 100%, आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, 200% आपको एफर्ट करना पड़ेगा ताकि वो 100% आपको आ जाए। कोई गलतफहमी मत रखिए, लोग आपको शॉर्टकट बतलाएंगे, लोग आपको छोटे छोटे ट्रिक बतलाएंगे, लोग आपको चीट कोड बतलाएंगे, सब फर्जीवाड़ा है, कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। लोग बाग बोलेंगे भैया कि ऐसा है तुम स्मार्ट वर्कर बनो, नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे टिके, स्मार्ट तो बनना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये तो आपको टीचर बता देंगे, उसके लिए आप कोशिश मत कीजिए, हम बता देंगे। लेकिन लगातार अपने आप को घिसने का काम तो आप ही करना पड़ेगा। जो जलेगा तपेगा वही निखरेगा, एक ही फंडा है, जो जलेगा तपेगा वही निखरेगा, बाकी सब तो धुआं धुआं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं वापस अपनी बात पे ना। अब ये तो बात, अब देखो बेटा, मेम्ब्रेन को हम ध्यान से देख रहे हैं, यहां पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारा लिपिड का, देखिए आप देख रहे हैं लिपिड की बाइलर हेड देख रहे हैं, टेल देख रहे हैं, कल हमने बात भी किया था इसके ऊपर के पिछली क्लास में के, तो आप देख रहे हैं लिपिड है, इसमें आप ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई पड़ रहा है आपको, ग्लाइकोलिपिड भी दिखाई पड़ रहा है आपको, देखो ग्लाइकोलिपिड दिखाई पड़ रहा है, दिख रहे हैं आप इमेज को बड़े ध्यान से देखिए, ये आपको ग्लाइकोलिपिड दिखाई पड़ रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है ना, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसमें इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है, आपको प्रोटीन चैनल दिखाई पड़ रहे हैं, फास्फोलिपिड की बाइलर दिखाई पड़ रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। यानी मेम्ब्रेन का एक ओवरव्यू है, हमारे दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि किस तरीके की मेम्ब्रेन हमको दिखाई पड़ती है, किस तरीके की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं ये एक जगह पे फिक्स है, बहुत कम, एंड देयर आर वेरी फ्यू प्रोटीन जो एक जगह पर फिक्स होते हैं। बाकी मेम्ब्रेन में लगातार, मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन में जो है वो लिपिड के कारण उसमें फ्लूइड प्रकृति है, लिपिड के कारण उसमें फ्लूइड प्रकृति के, मेम्ब्रेन में तरल प्रकृति होती है। उसके क्या फायदे हम आगे बात kरेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन का मूवमेंट होता रहता है। जैसे आप क्या बात करें कि एक इमेजिन करते हैं कि एक तालाब है, एक तालाब है या स्विमिंग पूल है, ठीक है, एक स्विमिंग पूल है या तालाब है, के तालाब में हमने एक प्लास्टिक की बॉल को हमने तालाब में रखा है। सुनना बात के, क्या किया हमने क्या कि ये एक पूल मान लिया, एक पूल है, ठीक है, इस पूल के अंदर ये पानी भरा हुआ है, समझना मेरी बात बेटा के, ये पूल के अंदर पानी भरा के हमने क्या किया, हमने एक रबड़ का बॉल, एक हमने जो है वो होता ना वाटर में खेलने वाला प्लास्टिक का जो बॉल होता है, बॉल हमने रख दिया, ये बॉल पूल में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा ही दूसरा बॉल हमारे पास, क्या हमारा घर है, घर का ये फ्लोर है, एक फ्लोर है घर का ये, ठीक है, यहां पे हमने प्लास्टिक का बॉल रख दिया है, ठीक है ना। फ्लोर के इस हिस्से पे, ये एक सख्त फ्लोर है जो था ना टाइल्स वाला फ्लोर के इस हिस्से पे हमने जो है वो एक रॉड से हमने मारा, बॉल उस कोने में यहां में खड़ा हूं, मैंने रॉड से इस फ्लोर का ये हिस्सा मारा, सोचा मैंने कि बॉल मेरे पास आ जाएगी, पर बॉल मेरे पास नहीं आई, ठीक है, यानी ये बॉल मेरे पास नहीं है, यानी बॉल का मूवमेंट यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर लेकिन मैंने इस लिक्विड में, तालाब का एक किनारा है मेरा, या मैं बोलूं आपसे कि पूल का एक किनारा है जहां पर मैं हूं, और मैंने क्या किया, मैंने जोर से पानी में मारा, पानी हिला, लहरें बनी, तो जो प्लास्टिक की बॉल थी उस प्लास्टिक की बॉल में मूवमेंट होने लगा, उसमें मूवमेंट हुआ बॉल में, और बॉल मूव करने लगी, ठीक है। अब दोनों जगह पे फर्क किस बात का है, बताइए क्या फर्क है दोनों जगह पे। आपने कहा सर पहली जगह पे आप फ्लोर पे थे, सॉलिड सरफेस पे थे आपके, आप कहां थे, ठोस सतह पे थे, वहां पे किसी ने मारा, बॉल यहां रखा है, तो बॉल यहां से वहां मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि सॉलिड सरफेस है, जो चीज फ्लो होना चाहिए वो कोई फ्लो नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है।
लिक्विड में क्या हुआ, आपने एक जगह पे आपने बाउंस किया तो पूरा बॉल मूव कर रहा है। एविडेंस बतलाते हैं, प्रमाण बतलाते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर यदि आप प्रोटीन को लेवल कर दें, मेम्ब्रेन में प्रोटीन को आप रेडियो लेवल कर दें तो यह प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन में घूम रहा होता है। यह बाकायदा एविडेंस है इस बात के। हम आगे बात करेंगे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे, अलग से मैं आपको बताऊंगा 10-15 मिनट लेक्चर में। तो अभी इतना बता दूं आपको कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन मूव, अब प्रश्न उठता है किस तरीके से मूव करता है। याद रखिए भैया, जो बॉल है पानी में, जो बॉल है वो बॉल कैसे मूव करेगा। अब बॉल अंदर तो चला नहीं जाएगा, वो बॉल सरफेस पे मूव करेगा। प्रोटीन भी ऐसे ही मूव करता है। प्रोटीन जो है वो लैटरल मूवमेंट करते हैं, मेम्ब्रेन में लैटरल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि वो तालाब में जहां पर बॉल है, उस बॉल को हमने क्या किया, एक रॉड में लगाया हमने बॉल, ऊपर से तो बॉल दिख रही है, एक रॉड में बॉल लगी हुई है और रॉड पूल के किनारे पे जमीन में गड़ा हुआ है, वो फिक्स है वो। अब आप कितना ही पानी हिला लीजिए, बॉल नहीं हिल रही। आपको पता है कि ये बॉल को फिक्स कर दिया नीचे किसी ने। यदि ये फ्री बॉल होती तो जरूर मूव करती है, लेकिन फिक्स है बॉल तो मूव नहीं कर रही है। बिल्कुल वैसे कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो राफ्ट या लिपिड से बने कुछ राफ्ट होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, उनमें वो जोड़ चिपक जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। उनको वहीं रहना है, जहां पे रखना है वहीं रखना पड़ता है उनको। के तो ये भी हम समझेंगे लिपिड राफ्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो माइक्रो डोमेन्स के फॉर्म में होते हैं, जो एक जगह पे फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करने वाली बात। ठीक है, इन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन शो लेटरल मूवमेंट। वेरी वेरी आईएमपी एआईपीएमटी में पूछा गया है बेटा। ठीक है, और कम से कम ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होते हैं वे लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर, बट नॉट चेंज देयर साइट और फेस, परंतु अपने तल को नहीं बदलते हैं, मतलब फ्लिप फ्लॉप नहीं करते हैं। आप बोलोगे फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है। देखो ये मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की बाइलर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटा, ठीक, ये लिपिड की बाइलर वाली मेम्ब्रेन के। तो प्रोटीन, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन मूव लेटर, ये लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट दे कैन नॉट चेंज द सरफेस। यहां से वो यहां पर आके सरफेस को चेंज नहीं कर सकता। दे कैन नॉट चेंज द सरफेस। ठीक है ना, ये अपने तल को, सरफेस को चेंज नहीं कर पाते। सरफेस को चेंज करना फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। ठीक है, सम प्रोटीन आर फिक्स्ड एट पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, ये भी पूछा गया है बेटा, ये एआईपीएमटी में पूछा गया है, इसके अलावा ये एम्स के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पॉइंट पर फिक्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी एमसीक्यू बुक देखोगे, आप देखो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे, प्लेस पे फिक्स होते हैं। इनको हम माइक्रो डोमेन्स कहते हैं या डोमेन्स कहते हैं, और ये लेटरल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये भी याद रखना है हमको कि जो प्रोटीन लेटरल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं, वो माइक्रो डोमेन्स या डोमेन्स कहलाते हैं, और ये लेटरल मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह पे फिक्स होते हैं। ठीक है, दे आर फिक्स्ड बाय विद द अटैचमेंट ऑफ साइटोस्केलेटल और बाय कोलेस्ट्रॉल और बाय अटैचमेंट ऑफ विद अदर प्रोटीन। के कोई भी तरीका हो, इनको एक जगह पर फिक्स रखा जाता है। तरीका क्या होता है, साइटोस्केलेटल जुड़ा हुआ इनसे, या कोलेस्ट्रॉल इनको एक जगह पे फिक्स कर दे, या अदर प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर, देखिए ना, तो देखो, अरे प्रोटीन का मूवमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, लेटरल मूवमेंट होता है। दे कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप, बट लिपिड कैन शो फ्लिप फ्लॉप रेयरली। रेयरली लिपिड जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। रेयरली लिपिड अपना सरफेस चेंज कर सकता है, पर प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं करता है, अपना सरफेस चेंज नहीं कर सकता है। कुछ किताबों में ये गलत लिखा है, तो वो बस एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में, पर कुछ एमसीक्यू बुक की जो रेफरेंस बुक है उनमें गलत लिखा है बेटा। तो मैं जो बता रहा हूं वो सही है। प्रोटीन कैन नॉट शो फ्लिप फ्लॉप, कैन नॉट परफॉर्म फ्लिप फ्लॉप, ये केवल लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप पॉसिबल होता है लिपिड में। ठीक है ना, क्लियर। चलिए ये देख रहे हैं हम माइक्रोडोमेन्स क्या होते हैं। एक जगह पर देखिए आप प्रोटीन को फिक्स करने के लिए आप देख रहे हैं साइटोस्केलेटल ने उसको एक जगह पर बांध दिया के, तो ये होते हैं माइक्रोडोमेन्स, एक जगह पर जो फिक्स होते हैं। क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें। तो अब तो ये तो हमें बात समझ में आई कि क्या होता है माइक्रोडोमेन्स, क्या होता है जो है वो लेटरल मूवमेंट, क्या होता है फ्लिप फ्लॉप, इसको हमने देखा। ठीक है, चलिए तो बाकी हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हमें क्या देखो बेटा, है ना, मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्लांट फिजियोलॉजी। मेम्ब्रेन का बिहेवियर, मेम्ब्रेन की टेंडेंसी, मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, मेम्ब्रेन का फंक्शन, ये सब प्लांट
फिजियोलॉजी की शुरुआती हिस्से में आता है बेटा, ठीक है। और ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे फंडामेंटल नर्वस सिस्टम में भी काम आएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम आएंगे। तो जो बता रहा हूं उसको बड़े कान खोल के ध्यान से सुनो उनके, क्योंकि हम कई सारे चैप्टर की चाबी यहां पे तैयार कर रहे हैं उनके, और जब वहां पहुंचेंगे ना तो हमें चीजें आसान होंगी और जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। हमेशा की तरह फिर से आपसे मैं बोलूंगा बेटा कि पढ़ने का मजा लीजिए, पढ़ने को महसूस कीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। आपसे जो एग्जाम चाहता है ना वो चाहता है लगातार मेहनत करना, कंसिस्टेंसी। वो आपको चेक कर रहा है एग्जाम कि आप एमबीबीएस का कोर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नीट का एग्जाम का मतलब क्या है? नीट के एग्जाम का मतलब ये है भैया तुम इस लायक हो कि नहीं हो कि एमबीबीएस की पुस्तकों का बोझ ढोलो तुम, नहीं तो बोझ तले दब के मर गए, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। बता दूं बैठ के एमबीबीएस ऐसा है कि आपने जो है वो एफर्ट किए बगैर यदि कोई कॉलेज में डाल दे किसी व्यक्ति को ना, कोई एग्जाम ना हो, ऐसे चलते फिरते दे दिया भाई तुम भी कर लो एमबीबीएस के, आपको पता है क्या होता है? बहुत हैवी डिप्रेशन होता है आदमी। हर साल कई सारे एमबीबीएस आप सुनते होंगे खबर, हर साल कई एमबीबीएस के बच्चे जो है वो बहुत डिप्रेशन से गुजरते हैं। कई बार कुछ लोग जो है वो ऐसी भी घटनाएं सुनने में मिली कि सुसाइड भी कर लिया बच्चों ने, के क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मानसिक तौर पर हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, और ये एग्जाम आपको इतना मेहनत कराता है कि मानसिक तौर पे आपको तैयार कर देता है कि भैया एमबीबीएस का जो बोझ है ना उसको तुम ढो सको, के उन किताबों को तुम पढ़ सको, क्योंकि कल को तुम्हारे हाथ में लाइफ होगी, किसी का जीवन बचाने का क्षमता तुमको मिल चुका होगा, ठीक है। किसी की लाइफ के लिए तुम लड़ पाओगे, आप यू आर द ओनली वन बिटवीन द लाइफ एंड द यमराज। आप पंजा लड़ाएंगे किसी के लिए कि हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की, करते रहेंगे कोशिश आप। कई बार आप लड़ाई जीत जाएंगे, कई बार हार भी जाएंगे, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे आप। यही है मेडिकल का फील्ड। तनाव, स्ट्रेस, हाई प्रेशर जॉब, उम्मीदें। ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकले, घर वाले बाहर खड़े हुए, डॉक्टर साहब क्या हुआ? आपने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा ऑपरेशन, अच्छा ठीक, खुश हो गए सब लोग, मिठाइयां भी खरीद लाते हैं वो। आपने बोला कि वेरी सॉरी, पूरा परिवार रोने लगा एक साथ। ये 10 उंगलियां नहीं है, ये अंगूठा भी मैंने काउंट किया उसमें, not 10 fingers. These are the things. सर्जन बनेंगे ना आपको सच में बताएगी। तो इसके लिए बेटा हम, अरे आप कभी भी याद रखना, जब जिंदगी में हम बिल्कुल पास का गोल देखते ना, ये नीट, किसके लिए पढ़ रहे हैं? नीट। तो लक्ष्य इतना पास रख लिया आपने, किसके लिए पढ़ रहे हैं? टू सेव समवन्स लाइफ, टू चेंज द हेल्थ केयर सिस्टम, टू बिल्ड माई कैरियर। आप देखो पढ़ने का मजा ही लगाएगा, दुगना जोश से पढ़ेंगे, और कमांडोज के जोश में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.